जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गणित विषय पढ़ाया जाना है आपको, और गणित में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में जो प्रीवियस क्लास रही है आपकी लेटेस्ट में, उसमें हम लोगों ने शून्य के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया था कि शून्य क्या, शून्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसका नाम दिया, किस देश ने इसे खोजा, शून्य की खास खास विशेषताएं क्या हैं, शून्य से संबंधित बहुत सारे गणितज्ञों के नाम, उनके ग्रंथों के नाम जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत कुछ डिस्कशन किया था। लेकिन आज दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद में अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याएं जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण मतलब इन गिनतियों की वजह से ही, इन संख्याओं की वजह से ही आप संपूर्ण गणित को पढ़ पा रहे हैं। अगर ये पूर्ण संख्याएं न हो तो निश्चित मान के चलें कि आप गणित की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, गणित के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सीखते हैं आज की पूर्ण संख्या क्या है, कैसे बनी, क्या खास खास विशेषताएं हैं, परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, देखते हैं फिर। तो हेडिंग लिख लें सभी लोग, पूर्ण संख्याएं। नोट डाउन प्लीज एवरीबॉडी। तो हेडिंग लिखते हैं भैया पूर्ण संख्याएं। देखिए संख्याएं मैंने शुद्ध लिखा है हिंदी में, इसको आप समझ लें, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, राइट स्टूडेंट, सभी को पता होगा इसे होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है भैया। देखिए पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, इंग्लिश में W पहले बनता है, तो इसका जो संकेत है, सबसे पहली बात स्टूडेंट, इसका संकेत हो गया कैपिटल W, ठीक है भाई, सिंपल सी बात। एक्चुअली मैं आपको बताएं, सबसे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था हमसे वो प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भैया? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये संख्याएं पूर्ण बने। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरली नंबर है, नेचर के नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरली हैं। तो ये अपने आप में पूर्ण कब बन पाई? जब इनके साथ किसी ने संयोग किया। किसने संयोग किया? कौन मिला इनको आकर के? तो आपको बता दें, जब इनके साथ में शून्य सम्मिलित हो गया, आप समझें, जब इनके साथ में शून्य सम्मिलित हो गया, तब जाके ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण अवस्था में आ गई, तभी ये पूर्ण संख्याएं बनी। अर्थात स्टूडेंट हम आपसे कहना क्या चाहते हैं जरा समझना। यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 ... करना पड़ेगा आपको, चलता रहेगा। ये तो प्राकृतिक संख्या है, इनमें शून्य सम्मिलित और कर दें। आपको मालूम है शून्य इन सभी से छोटा है, तो उसे सबसे आगे यहाँ पे रख लें इस तरह से। तो प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? ये वाली, राइट। इन प्राकृतिक संख्याओं में जब आप यहाँ पर शून्य को सम्मिलित कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है भैया। अब इन्हें किन किन अन्य नामों से जानते हैं, उन नामों को समझें। होता क्या है स्टूडेंट, नॉर्मली किसी बात को समझ लेता है, लेकिन परीक्षा में जब वो दूसरे शब्दों में पूछ दिया जाता है तो उसे लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपको बहुतों से बहुत हट करके विशिष्ट बनना है, तो निश्चित रूप से ये सारी बातें आपको सीखनी है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो आपने सीखा कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं यहां पर बन जाती हैं, ठीक है भैया। तो आगे देखते हैं इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं। देखें, अगर भाषा वाला प्रश्न पूछा जाए, पेडागोगी का प्रश्न पूछा जाए, तो कैसे बोलेंगे, भाषा से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो शून्य से अनंत धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो गई भाई। शून्य मतलब ये से अनंत धनात्मक संख्याएं, ये जो 1 2 3 4 5 और आगे लिखना चाहें आप 6 7 8, कोई और आगे आएगा और लिख सकते हैं। इसका मतलब ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इस संकेत का मतलब इन्फिनिटी का मतलब, तो ये सारी की सारी संख्याएं धनात्मक ही तो हैं, वही तो मैंने लिख दिया।
इसको दोस्तों एक तरह से और कह सकते हैं आप, कैसे कह सकते हैं भैया, समझना। आप एक बात समझना, शून्य से देखिए अनंत, अनंत तो लिखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। धनात्मक संख्याओं को ही सकारात्मक संख्याएं बोलते हैं। तो आप इसको एक भाषा में और कह सकते हैं, शून्य से अनंत सकारात्मक संख्याएं, सकारात्मक संख्याएं। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अनंत सकारात्मक संख्याएं। देखिए धनात्मक संख्याओं का मतलब क्या है, जो धनात्मक पूर्णांक हैं, भाई धनात्मक संख्या बोले या धनात्मक पूर्णांक बोले मतलब एक ही है। तो इसकी एक भाषा और आप बना सकते हैं, परिभाषा कैसे सर बना सकते हैं, समझना। ये फैन थोड़ा कम चल रहा है, मैं इसको चेंज करता हूं, देखें जरा, जैसे भी यार इन धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहा जा सकता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं एक परिभाषा से कि शून्य से अनंत धनात्मक पूर्णांक को जो संगठन होगा, जो समूह होगा, वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। स्टूडेंट मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं आपको पूर्ण संख्याएं जो पढ़ा रहा हूं, आप समझ के चलिए कि न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है उनके अलावा जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब भाषा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, बच्चे जिनमें उलझ जाते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। पेडागोगी का पेपर आता है आपके सुपर टेट में, टेट में, अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं भाषा संबंधित प्रश्न, लोगों को परेशानी हो जाती है। लेकिन उम्मीद है जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना, एक बिल्कुल न्यू स्टाइल में पढ़ रहे हैं, एक सामान्य बच्चे से बहुत उच्च लेवल में पढ़ रहे हैं, है ना। शब्दों का अंतर है, समझने का अंतर है, आपने कभी इस तरह सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो आपको वो भाषा समझने में देर लगती है, आपको परेशानी आती है। लेकिन जब इस तरह से आप बात करेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट, आपने सीखा कि धनात्मक संख्याओं को सकारात्मक संख्याएं कहते हैं, तो इसकी नई परिभाषा बन गई। और धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। अच्छा एक बात समझना, इन्हीं धनात्मक संख्याओं का मतलब क्या है कि जो ऋणात्मक न हो और जो ऋणात्मक नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंग्लिश में, और नॉन नेगेटिव की हिंदी क्या होती है, ऋणेतर संख्याएं। तो इसकी भाषा ऐसे भी आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं समझना। ओहो ये भी पेन नहीं चल रहा है, दूसरा चेंज करते हैं। देखें इसको हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक संख्याओं की जगह मतलब जो ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक ना हो मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, ऋणेतर, अर्थात जो ऋण की संख्याएं ना हो। तो इसकी एक भाषा ये भी बन जाएगी, कौन सी भाषा, तो आप कह सकते हैं शून्य से, लिखते चले मेरे साथ साथ, शून्य से अनंत ऋणेतर संख्याएं, ऋणेतर संख्याएं, समझ रहे हैं भैया। तो इनका जो समूह होता है वो कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। अब होता क्या है, एक्चुअली में सामान्य बच्चों को केवल इतना पढ़ाया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पे जो समूह प्राप्त होता है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बच्चे ने बचपन से लेकर आज तक फटाफट ये चीज रटी है, लेकिन बेचारे को और कोई चीज आती नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, इसी से तो ये सारी बातें बनकर तैयार हो रही हैं, है ना। तो इन सब बातों को आपको अच्छे प्रकार से समझना है, ठीक है भाई। देखिए आगे इस तरह से आप समझें कि आपने देखा कि जीरो के बाद ये धनात्मक संख्याएं आई, तो इसका मतलब हुआ इनमें ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं है। तो यहां पे हम समझ सकते हैं इस तरह से कि इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं। कोई आपसे पूछ दे कि क्या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो आप जवाब देंगे ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज समझें आप, देखिए जैसे अभी आपने क्या किया कि आप जानते हैं पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, W से लिखा जाता है, और उसकी परिभाषा क्या हुई, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पे, या ये भाषाएं भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो पूर्ण संख्याओं को समुच्चय के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखना। तो आप इसको लिखेंगे W इज इक्वल, मंझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, इसे ब्रासिस बोलते हैं,
करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में, करली ब्रैकेट बोले, ब्रासिस बोले, मंझला कोष्टक बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो समुच्चय को हमेशा मझले कोष्टक में लिखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब आपको लगता है कि इस मझले कोष्टक का प्रयोग हो चुका है तो आप बड़े कोष्टक या छोटे कोष्टक का भी प्रयोग कर सकते हैं समुच्चय को व्यक्त करने में। लेकिन समुच्चय को लिखने का ये मानक तरीका होता है गणित में कि आप हमेशा मझले कोष्टक का प्रयोग करें। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि पूर्ण संख्याओं को आप समुच्चय के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो वही लिख रहे हैं, W बराबर मझला कोष्टक। देखें सारी संख्या लिख दें, 0 1 2 3 4, आप डॉट डॉट यहां पे भी कर सकते हैं। मुझे ये 5 बहुत पसंद है तो मैं 5 तक जरूर लिखता हूं, ठीक है भाई। आपको नहीं पसंद है आप 4 तक कर दें, नहीं पसंद है 3 तक कर दें, आपको आगे बढ़ाना है आप 6 तक कर दें, लेकिन लास्ट में आपको ये डॉट डॉट ऐसे करके करना पड़ेगा। समझ रहे होंगे, यहां पे ये आप करली ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं को समुच्चय के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर किसी ब्रैकेट में ऐसे लिखा है तो समझ जाना ये पूर्ण संख्याएं लिखी हैं। देखिए ये क्या है, ये संख्याओं में लिखा है समुच्चय, लेकिन समुच्चय को लिखने का एक तरीका और होता है संकेत में, भाषा में लिखने का। सर जैसे यहां पे लिखा जाएगा x सच दैट x इस प्रकार है कि, कैसा है सर x, कि x का मान या तो 0 होगा, समझ रहे हैं, इसी से समझे, रटना नहीं पड़ता है, समझे, या तो x का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्या स्टूडेंट ऐसा कभी हो सकता है कि पूर्ण संख्याओं का मान 0 से छोटा हो? अच्छा 0 से छोटा होता कब? जब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्या सर ऋणात्मक संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं में आती हैं? नहीं आती हैं। तो जाहिर सी बात हम ये समझ गए कि जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी सारी की सारी या तो पूर्ण संख्याएं जो होंगी या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होंगी, कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती हैं। तो इसी बात को मुझे यहां पर लिखना है भाषा में। जैसे देखना x सच दैट x इस प्रकार है कि या तो x का मान इस 0 से बड़ा होगा, ये बड़े का संकेत लग गया, x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, या फिर बराबर होगा। देखो बराबर का संकेत लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे आप ब्रैकेट ऐसे करके आप क्लोज कर दें। तो या ये बात लिखी हो भाषा या ये भाषा लिखी हो, इसका मतलब वो पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भैया, ओके। देखिए यहीं पर स्टूडेंट आपने एक बहुत बेहतरीन चीज देखी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित किया गया। शून्य मतलब इस तरह से जो लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि शून्य जो है वो न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। अर्थात शून्य को न तो धनात्मक संख्या कह सकते हैं और न ही ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं। शून्य को केवल शून्य कह सकते हैं। अर्थात इसी बात को स्टूडेंट मैं आपको समझाना चाहूं तो ऐसे बता सकता हूं कि अगर शून्य को किसी बच्चे ने ये लिख दिया +0 तो आप समझ लें गलत है वो, और किसी बच्चे ने -0 लिखा तो वो गलत है। शून्य को केवल शून्य अगर आप लिखेंगे तभी जाके वो सही होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां से प्रश्न क्या बन जाता है, परीक्षा के लिए प्रश्न ये बन जाता है कि शून्य है, नीचे ऑप्शन देगा धनात्मक है, दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं, तो आप लिखेंगे पूर्णांक है। मतलब शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, उसे केवल आप कह सकते हैं पूर्णांक या कह सकते हैं पूर्ण संख्या। तो शून्य क्या है? केवल पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप समझते होंगे पूर्णांक का मतलब। तो कहने का मतलब है शून्य जो है वो एक पूर्ण संख्या है, ये धनात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये बातें आपने कुछ पूर्ण संख्याओं के बारे में समझी। तो चलिए आगे हम और भी बातों को समझते हैं। यहाँ पर आपको एक बात हम बता दें कि जो शून्य की बात कर रहे थे, इस शून्य का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें ये भारत देश ने ही शून्य खोजा था, और भारत देश में भी आर्यभट्ट जी ने इसको खोजा था। आर्यभट्ट प्रथम ने इसको खोजा था, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तभी कहा जाता है कि शून्य किसने खोजा? तो भारत ने खोजा। भारत में किसने खोजा भैया? इन आर्यभट्ट जी ने खोजा था, ठीक है। आर्यभट्ट जी का एक ग्रंथ है, आर्यभट्टीय सिद्धांत नामक ग्रंथ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे इस ग्रंथ की वजह से। ये आर्यभट्ट जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े अपने भारत के गणितज्ञ हैं। आपको बता दें ये आर्यभट्ट जी वही आर्यभट्ट जी हैं जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहली बात, ठीक है। सबसे पहले बताया था पृथ्वी गोल है। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष के परतः चारों तरफ घूम रही है।
समझें कितनी बड़ी बात। दूसरी बात, इन्होंने ये आपको बता दिया था कि पृथ्वी पर जो प्रकाश है, चंद्रमा पर जो प्रकाश है, या संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्रकाश है, वो केवल सूर्य की वजह से ही है। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी थ्योरीज उन्होंने इन्वेंट करी थी, खोजी थी। कोई मामूली व्यक्ति नहीं अपने आर्यभट्ट जी, समझ रहे हैं। और उन्हीं की संतान कौन है भैया? हम और आप लोग हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, गणित जब सरल रहा होगा, अच्छा विषय होगा, तभी तो इन्होंने नाम किया। तो अगर इनके पद चिन्हों पे हम थोड़ा सा भी चल जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि गणित इतना कठिन नहीं है जितना व्यक्ति समझता है। लेकिन जब इस तरह से सिस्टमैटिक आपने उस चीज को पढ़ा हो, तो मैं आर्यभट्ट की विशेषताएं बता रहा था जिससे कि आपको याद रह पाए और आपको ये सुनने में खराब ना लगे, आप उस बात को समझ पाए। ठीक है, तो यही वो आर्यभट्ट जी आपको बताएं खास बात, और जिन्होंने पाई का मान सबसे पहले दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध दिया था। इन्होंने, इन आर्यभट्ट जी ने पाई का जो दशमलव के 4 स्थानों तक मान दिया था, एक मान होता है आपको हम बताएं, पाई बराबर होता है 3.1416, यहाँ पर ये होता है पाई का मान। ठीक है, ये 4 स्थानों तक दिया है। तो ये अपने आर्यभट्ट जी ने ही दिया था, आप समझें, यही आर्यभट्ट जी हैं। अच्छा, मैंने एक बात ग्रंथ की करी थी कि आर्यभट्ट जी का एक ग्रंथ है आर्यभट्टीय सिद्धांत। ये ग्रंथ की बात मैंने क्यों करी? स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, कई परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है कि ये जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, तो आपको इनके ग्रंथों के नाम भी याद होने चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं कि विश्व में ज्यामिति गणित के जनक कौन कहलाते हैं? यूक्लिड कहलाते हैं। तो यूक्लिड का ग्रंथ कई बार पूछा गया, आपको बताएं। यूक्लिड के ग्रंथ का नाम है एलिमेंट। एलिमेंट उनके ग्रंथ का नाम है, 13 भागों में विभक्त उसको किया गया है। तो एलिमेंट ये ग्रंथ कई बार पूछा गया, किसके द्वारा रचा गया है? तो यूक्लिड के द्वारा रचा गया है। ऐसी और भी चीजें आपको याद होना चाहिए। आपको यहाँ पर हम बताएं, एक हैं, क्या नाम उनका, देखिए, भास्कराचार्य द्वितीय, वेरी गुड। इनका सिद्धांत शिरोमणि एक ग्रंथ है, उसे भी कई बार पूछा गया है कि किसने रचा है, तो भास्कराचार्य द्वितीय ने रचा है। तो वो 4 खंडों में विभक्त है। कौन? सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में विभक्त है। उनके 4 भाग कौन कौन से हैं भैया? एक तो लीलावती है, ठीक है, ग्रह गणित है, बीज गणित है, एक गोलाध्याय है। ये 4 नाम है इसके। लीलावती इनकी एकमात्र पुत्री थी, संतानों में केवल एक पुत्री लीलावती थी। वो भी गणित में बहुत होशियार थी और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की, बहुत सारे सिद्धांतों को खोजा था। इनकी भास्कराचार्य द्वितीय की इन्होंने मदद भी बहुत सारी करी थी। तो उसी की वजह से उन्होंने अपनी पुत्री के नाम के ऊपर इस ग्रंथ का नाम लीलावती रख दिया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि साइड में आपको ये बातें पता होना चाहिए, जिससे अगर भाषा वाला कोई प्रश्न आ जाता है तो बखूबी आप उसे कर पाएं। लेकिन दोस्तों, ये तो छोटी मोटी बात रही इधर उधर की, ठीक है। लेकिन आप समझें, आप मुख्य क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने इतनी बातों को यहां पर समझा। दोस्तों, आप समझते हैं कि आखिरकार पूर्ण संख्याओं से और क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके गुण क्या हैं। तो नोट करें, उसके बाद आपसे बताते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत सारी बातों को समझा पूर्ण संख्याओं में। तो आगे अब समझते हैं कुछ और विशेष बातों को। जैसा कि आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4। मुझे तो 5 पसंद है, मैं 5 तक लिख रहा हूँ। आपकी इच्छा है भैया 6, 7, 8 लिख लें। उसके बाद भी आपको डॉट 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 करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पूर्ण संख्या आपके सामने लिखी है। देखिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, इनके गुणों को समझते हैं कि आखिरकार इनके गुण कौन कौन से हैं। जैसे पहला समझते हैं विशेषता। अगर इन पूर्ण संख्याओं में आपसे मैं ये पूछूं कि सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? 0, 0, राइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सर कौन सी होगी? यहां पर बताएं, बताएं भैया, कौन होगी? 0 ही तो होगी, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0। सबसे अंतिम पूर्ण संख्या कौन होगी? सबसे अंतिम पूर्ण संख्या कौन होगी? अनंत, मतलब कोई नहीं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगी? कोई नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होती है। तो इन्हीं बातों को जरा लिखें। तो पहला क्या है, नोट करते चलें सभी लोग कॉपी पर। सबसे पहली एवं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? 0। दूसरा पॉइंट समझें, सबसे
अंतिम एवं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या बताएंगे भैया? अनंत। अनंत का मतलब आप कह देंगे कोई नहीं, अगर ऑप्शन में दिया गया है, या फिर ऑप्शन में ये भी नहीं दिया गया है तो आप कह सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, राइट? कुछ भी आंसर हो सकता है। तो मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी। अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो आप करेंगे कोई नहीं, अगर ये भी नहीं दिया तो आप कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, पता नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ रहे होंगे इस बात को। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट समझें दोस्तों आप। तीसरा पॉइंट समझें आप, सभी प्राकृतिक संख्याएं, मैं एक भाषा लिख रहा हूं समझना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरी बात मैं लिख रहा हूं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। समझना भैया, मैंने आपसे पहले ही बोला था भाषा वाले सवाल भी आपको मैं बताऊंगा, ये आते हैं भैया इस तरह के सवाल आपके सत्य सत्य में। तो समझना, इन दो बातों पे जिक्र करते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट पर। क्या बोला? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपको दोस्तों पता है 1 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती शुरू करी जाती है। वस्तुओं की गिनती 1 से ही शुरू करेंगे, कभी 0 से नहीं करते हैं। ये आपको बात पता है, मैं पढ़ा चुका हूं पहले से कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। वास्तव में आप देखें सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य है। अब आप क्या बोल रहे हैं? चौथा पॉइंट है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस तीसरे पॉइंट का चौथा पॉइंट वाइस वर्सा है। कैसा है? वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा कई लोगों को यही नहीं पता कि वाइस वर्सा क्या है, बड़ी समस्या है। वाइस वर्सा का मतलब है जस्ट इसका अपोजिट। अपोजिट नहीं, मतलब इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, दोनों का मतलब एक ही हो, यही होता है वाइस वर्सा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि वाइस का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, और वर्षा माने जो मेरे साथ बहुत पहले पढ़ती थी वो हो गई वर्षा। बोले ठीक है भैया, 22 माने वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे साथ जो पढ़ती थी लड़की उसका नाम हो गया वर्षा, हो गया वाइस वर्षा। ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं भैया? ऐसा नहीं है। वाइस वर्षा का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं, सलमान खान का भाई अरबाज खान, ठीक है, सत्य है। अरबाज खान का भाई सलमान खान, वाइस वर्षा ट्रू है, राइट? समझे? यहां पे वाइस वर्षा ट्रू है, सही है। अब मैं आपसे बोलूं जैसे सीता राम की पत्नी थी, ठीक है। अब इसका अपोजिट बोलो, राम सीता की पत्नी थी। इन बातों में वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात को आप? इसमें वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब दोनों तरफ से बोले हैं, उसे बोलते हैं वाइस वर्सा। समझ पा रहे होंगे? ठीक है भैया, ओके। तो सर देखें जरा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन ये बात असत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं कभी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता है। ठीक है भाई। अब देखें आप दूसरा, संसार की एकमात्र पूर्ण संख्या पढ़ा रहे हैं, पूर्ण संख्या की बात करें, संसार की एकमात्र पूर्ण संख्या जिसका अनुवर्ती संभव नहीं है, तो समझना क्या होगा, देख के बताएं। अच्छा, अनुवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती संभव नहीं है। अच्छा, पूर्ववर्ती माने क्या है? पहले वाला। अनुवर्ती माने क्या है? बाद वाला। अनुवर्ती के लिए एक जोड़ देते हैं, जैसे 5 का अनुवर्ती 6, एक जोड़ा गया। 7 का अनुवर्ती 8, क्योंकि एक जोड़ा गया। पूर्ववर्ती माने क्या? एक घटा दो, जैसे 13 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 12, एक घटा दिया। 14 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 13, एक घटा दिया। पूर्ववर्ती के लिए एक घटाते हैं, अनुवर्ती के लिए एक जोड़ते हैं। तो यहीं पे 2 क्वेश्चन बनते हैं सर। क्या बनते हैं? समझना,
संसार की एकमात्र पूर्ण संख्या जिसका पूर्ववर्ती संभव नहीं है। तो इस तरह मैं लिखता हूं, एकमात्र, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, एकमात्र पूर्ण संख्या, बच्चों समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र पूर्ण संख्या जिसका पूर्ववर्ती संभव नहीं है। कौन होगा? एकमात्र पूर्ण संख्या जिसका पूर्ववर्ती संभव नहीं है। जीरो से पहले कोई पूर्ण संख्या होती है सर? नहीं होती है। इसका मतलब वो शून्य आंसर होगा। क्या होगा? ये शून्य ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका पूर्ववर्ती कोई संभव नहीं होता है। ओके, अगला पॉइंट देखें आप। अच्छा, जीरो का अनुवर्ती क्या होगा? एक, एक का अनुवर्ती क्या होगा? दो, दो का अनुवर्ती क्या होगा? तीन, चार का अनुवर्ती क्या होगा? पांच। अनुवर्ती तो सभी के संभव है ना? अनुवर्ती तो सभी के संभव है। तो दोस्तों यहां पे आप लिख सकते हैं सभी पूर्ण संख्याओं के अनुवर्ती संभव होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर सभी पूर्ण संख्याओं के अनुवर्ती संभव है। समझ रहे हैं भैया? ये बात सत्य है। समझ रहे हैं? सभी पूर्ण संख्याओं के अनुवर्ती संभव है। जैसे जीरो का अनुवर्ती क्या होगा? एक, एक का अनुवर्ती क्या होगा? दो, तीन का अनुवर्ती क्या होगा? चार, चार का अनुवर्ती क्या होगा? पांच। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखना, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि आप तत्समक अवयव बताइए, क्या होगा इसका? तत्समक अवयव कई बार पूछा गया है, क्या होगा इसका? और अगला मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर, ये तत्समक अवयव नहीं, आपको मैं बताऊं एक मिनट के लिए इसका, जैसे आपसे पूछा जाए कि योज्य तत्समक क्या होगा? वेरी गुड, ये पूछा जाए योज्य तत्समक क्या होगा? इसी को बोलते हैं भैया योगात्मक तत्समक। अभी इसका मतलब बता रहे हैं आपको हम, योगात्मक तत्समक। देखिए, योग माने क्या है? जोड़ना। तत्समक माने जिसका कोई फर्क न पड़े। समझ गए आप? ऐसा कोई पूर्ण संख्या बताइए जिसको जोड़ने से उस जोड़ने वाली संख्या में कोई फर्क न पड़े। जैसे पांच में क्या जोड़ें जो पांच में कोई फर्क न पड़े, पांच ही मिले? सर शून्य होगा केवल। 23 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें जो 23 का 23 ही बना रहे, कोई फर्क न पड़े? वही तो तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक है ना, मतलब आपका योगात्मक तत्समक कहलाता है। तो योगात्मक तत्समक क्या होता है सर? शून्य होता है। क्या होता है भैया? शून्य होता है। बोले भैया क्या होगा? योगात्मक तत्समक शून्य होगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो गुणात्मक का मतलब होता है गुणा करना। जैसे जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े, तो शून्य के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शून्य योगात्मक तत्समक हो गया। अब क्या है सर? गुणात्मक तत्समक। तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करें और कोई फर्क उत्तर में न पड़े। सर वो संख्या एक होगी, सभी को पता है, इसीलिए गुणात्मक तत्समक कहलाता है एक। तो आपने दोस्तों समझा कि पूर्ण संख्याओं में कितनी विशेष विशेष गुण निकल के आई, कितनी विशेष बातें निकल के आई। ये सारे क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सारे आने वाले क्वेश्चन आपको महसूस हो रहे होंगे दोस्तों, और आपको लग भी रहा होगा कि आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा। दोस्तों अगर अभी तक आपको मेरी क्लास लग रही है कि वास्तव में आपने अच्छा सीखा है, तो फटाफट जल्दी से पहले लाइक कर दें। उसके बाद मैं आगे आपको और बताता हूं, अभी और बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए हैं। तो प्लीज नोट दिस एवरीबॉडी, राइट डाउन। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा सारी बातों को। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं, इनके गुणों के बारे में कुछ और बातों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं इन पूर्ण संख्याओं के बारे में, जरा आप लोग बताइएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, बताएं आप लोग आंसर इसका क्या होगा। मैं आपसे पूछ दूं अगर कि 13वीं
सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बताएंगे? दूसरा, मैं आपसे यहीं पर पूछ देता, पांचवी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यही क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं, 13वीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले यहां पे गौर करते हैं। पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सर 1 2 3 4 5, सर कौन होगा? 4। तो पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 4 होगी, आपको मैं बता दूं। लेकिन मालूम स्टूडेंट होगा क्या, अधिकतर बच्चे जैसे देखेंगे पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो 5 ही आंसर रख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। 13वीं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अच्छा आपने यहां से एक बात क्या सीखी कि पांचवी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 4 है। पांचवी पूछे तो एक कम करके बताया आपने 4, तो 13वीं पूछे तो आप क्या बताएंगे सर? 12। समझ गए होंगे बात को। अब एकदम से ये नहीं कि आंखें बंद करके क्वेश्चन आया पेपर में, आपने फटाक से आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। पांचवी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए पांचवी सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन है? 4 तक। अब इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा आपको यहां तक कौन दिख रहा है बताइए? इनमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है भैया? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। 13वीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या आंसर होगा? 0। आप 14वीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछो तब भी 0। आप 1000वीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछो तब भी 0 होगा। कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं कि पांचवी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसका मतलब है कि लगातार शुरू से प्रारंभिक जो पूर्ण संख्याएं हैं उन 5 पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी कौन है? 0 है। या इसी प्रश्न को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए परीक्षा में उलझाने के लिए कुछ भी दे सकता है लेकिन आपको उलझना नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो भी सर आंसर 0 होगा। पांचवी सबसे छोटी पूर्ण संख्या तब भी आंसर 0 होगा। 13वीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या तब भी आंसर 0 होगा। मतलब कितनी भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे उसका आंसर 0 होगा। ठीक है सर, आगे समझते हैं कुछ और बातों को। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ दूं दोस्तों, जैसे मैं आपसे कह दूं प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं बताइए, प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं, तो आप क्या करेंगे सर? 0 1 2 3 4 5, यही तो हो गई 6। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? संख्या 5 तक। इसका मतलब क्या हो गया? संख्या 5 तक आपने लिखा। भाई प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 5 ही तक तो हुआ, तो मैंने उसी बात को भाषा में लिख दिया, संख्या 5 तक। ठीक है भैया, तो प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं संख्या 5 तक। ऐसे में पूछता, देखो यहां से एक निष्कर्ष निकला। क्या निकला? कि 6 पूर्ण संख्या पूछे तो 5 तक लिखो, 8 पूर्ण संख्या पूछे तो 7 तक लिखो, एक कम करके आपको लिखना है। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बन सकता है मैं वो समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे प्रश्न मान लीजिए यही आ गया कि प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए मैं दूसरा प्रश्न यहां बनाता हूं, थोड़ा बेहतर लगेगा। जैसे देखना, जैसे प्रथम 24, देखिए प्रथम 24 पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, ऑप्शन दे दिया यहां पर, देखना दोस्तों, ऑप्शन है संख्या 24 तक, ठीक है। बी ऑप्शन है संख्या 23 तक, और सी ऑप्शन है आपके पास संख्या 28 तक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चों समझना, जो मैंने आपको अभी बात सिखाई थी ये एक लाइन वाली, उसके ऊपर प्रश्न ऐसे बन सकता है आपके एग्जाम में। कैसे सर? प्रथम 24 पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आपको मालूम है भैया कि पूर्ण संख्याएं 24 पूछ रहा है प्रथम, तो इसका मतलब 23 तक संख्या लिखनी है, राइट। तो देखना, संख्या 24 तक नहीं सर, संख्या 23 तक बिल्कुल सर सही है। 24 पूर्ण संख्या पूछा तो एक कम करके बताएंगे, जैसे यहां पे 6 तक पूछा था, संख्या 5 तक आंसर दिया था आपने। समझ पा रहे होंगे बात को? ये आंसर सही होगा, ये आंसर नहीं सही होगा, ये भी आंसर सही नहीं होगा।
तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट में आप रियलाइज करना कि जो भी मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया इसका सार तत्व इसमें था या नहीं था। प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना, और ये जरूर बताना ये आपके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है या नहीं है। तो जल्दी से इसे लिखें, फिर आगे बात करते हैं। लिखें जरा फटाफट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लें, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हम क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। देखिए जैसे हमने कहा, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, या फिर यही सवाल हम कह दें कि पूर्ण संख्याएं, दूसरा सवाल है पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है भैया, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, या मैं पूछूं पूर्ण संख्या होती है। समझना भैया, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। देखिए आप, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं सर, गलत। क्योंकि सर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता है, ये असत्य है। सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुद्ध कथन छांटिए, राइट, सवाल आ जाते हैं तो लोग परेशानी पड़ जाते हैं। समझना बच्चों, क्या पूछा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं सर, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, गलत है। अच्छा, इसी की जगह पे अगर भाषा ऐसे कर देता, कैसे कर देता, देखिए शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं, जैसे ये अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो सर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं, या ये कह दें शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं, मतलब किसमें? पूर्ण संख्याओं में, तो वो सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्याएं। अब समझना, परमेय संख्याएं। क्या सर सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल सर होती हैं। देखिए, क्या ये अपरमेय होती हैं? नहीं सर, अपरमेय नहीं होती हैं। समझ पा रहे होंगे आप बात को, ठीक है, अपरमेय नहीं होती हैं। ठीक है भैया, नंबर चौथा पॉइंट यहां पे समझते हैं। क्या ये वास्तविक संख्याएं होती हैं? जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या वो वास्तविक होती हैं? बिल्कुल सर होती हैं। ठीक है, नंबर 5, अगर वास्तविक हैं तो कॉमन सेंस की बात है, वास्तविक का उल्टा काल्पनिक, तो काल्पनिक कभी नहीं होगी। क्या सभी पूर्ण संख्याएं काल्पनिक होती हैं? नहीं सर। क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होती हैं? बिल्कुल सर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप 6 नंबर में, देखना, क्या धनात्मक पूर्णांक होते हैं? मैंने बोला क्या धनात्मक पूर्णांक होते हैं? इसी बात को मैं लिख सकता हूं कि क्या सकारात्मक संख्याएं होती हैं? भाई धनात्मक पूर्णांकों को ही सकारात्मक पूर्णांक बोलते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं सर? नहीं सर, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन शून्य न तो धनात्मक न ऋणात्मक। सर ये गलत हो जाएगा, सर ये भी गलत हो जाएगा। यहां पे सही क्या होता? यहां पे सही हो जाएगा शून्य को छोड़कर अन्य धनात्मक पूर्णांक, ये सब, ये कथन क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं भैया? तो धनात्मक पूर्णांक नहीं होती हैं सभी पूर्ण संख्याएं, सकारात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्या आपकी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक होती हैं सर? नहीं होती हैं। ऋणात्मक होती हैं? बताइए, नहीं होती हैं। तो ये चीज यहां पर गलत हो जाएगी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं, समझते चलना भैया। क्या पूर्ण संख्याएं भिन्न होती हैं?
भिन्न भिन्न संख्याएं, इन भिन्न संख्याओं को एक नाम और दिया जाता है विभात्मक संख्याएं। क्या दिया जाता है? अब मैं संख्याएं नहीं लिख रहा हूं, समझ लेना, भिन्न कहें या विभात्मक संख्याएं बोले मतलब एक ही है। क्या सर भिन्न होती है पूर्ण संख्याएं? अरे भाई पूर्ण का मतलब क्या? पूरा हिस्सा, मतलब एक हिस्सा है, मतलब एक चीज है, दो चीज है, चार चीज, पांच चीज, पूरी चीज की बात कर रहा है। भिन्न का मतलब क्या? एक चीज के कई खंड किए जाए। तो क्या पूर्ण संख्याएं भिन्न होती हैं? नहीं होती है सर, गलत है, गलत है। समझ पा रहे होंगे बात को आप? ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें आप, नेक्स्ट समझें। और लास्ट में आपसे पूछते हैं कि क्या ये पूर्णांक होते हैं? और 10वां क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या जो पूर्ण संख्याएं आपने पढ़ी हैं क्या वो दशमलव संख्याएं होती हैं? तो बताएं जल्दी से फटाफट। बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है भाई साहब, एक क्लास में हम लोगों ने इतना बेहतर पढ़ा है पूर्ण संख्याओं को कि उम्मीद है कि एक क्लास में इतना मिलना असंभव पड़ जाता है। लेकिन हम लोगों के पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका बहुतों से बहुत अलग है, और ऐसा अलग है कि निश्चित रूप से हम अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर पाएं, हम अपने गोल को, अपने टारगेट को क्लियर कर पाएं। आई होप निश्चित रूप से आप सफल होंगे भविष्य में अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो फटाफट जल्दी से आंसर बता दें इसका कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? बिल्कुल सर, नो डाउट, सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। दशमलव, मैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ दूं अगर आप बताइए, लेकिन है इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है बता देना चाहिए, आपके लिए डाउट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पूर्ण संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं? प्रश्न आ गया। पूर्ण संख्याएं होती हैं, एक ऑप्शन हम दिया, दशमलव संख्याएं। आप शुद्ध करेंगे, अशुद्ध करेंगे, मतलब सत्य करेंगे, असत्य, सही करेंगे, गलत करेंगे, क्या करेंगे? तो चलिए मैं छोड़ू नहीं, क्योंकि ये वास्तव में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दशमलव संख्याएं ये नहीं होती हैं, पूर्ण संख्याएं दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा, चलिए फिर इसी से रिलेटेड मैं आपको देता हूं। आपको बताना है कि दशमलव की खोज किस देश में की गई, आपको ये पता करना है, और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर जरूर देना। दोस्तों अगर ये आपको रियल में क्लास लगाओ कि मीनिंगफुल है, आपको ये निश्चित रूप से 1 या 2 नंबर दिला सकता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से फटाफट और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक व्यस्त रहें लेकिन मस्त रहें। लाइफ का फंडा याद रखें। थैंक यू सो मच। ओके।